हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अदर्स क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट किया गया है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि एक्चुअल में जो आपका पेपर है उसका क्या पैटर्न आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हैं। उसके साथ साथ आपको एक आइडिया मिल सके, आपकी आइडियोलॉजी बन सके कि एक्चुअल में जब आप पेपर देंगे तो आप किस माइंडसेट के साथ वहाँ पर बैठेंगे, आपको किस तरह से वो फॉलो करना होगा। वैसे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लास में बता दी गई हैं, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि आपको कल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपना माइंड सेटअप बना सकें कि हाँ, आपका प्री बोर्ड है और आपको किस तरह से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, ये जो सैम्पल पेपर सीबीएसई के थ्रू दिया गया है, ये 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा और ये 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि प्री बोर्ड है। यहाँ पर सीबीएसई से जो सैम्पल पेपर है उसमें हम इंग्लिश तो हिंदी दोनों की बात करेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे, बट मैं आपको हिंदी में प्रॉपरली उन्हें समझा दूंगी। इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि जो वीडियो है वो इंग्लिश में है तो स्किप कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि आपको इंग्लिश से मतलब हिंदी वालों को हिंदी पेपर से ज़्यादा ये पेपर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें प्रॉपरली कंफर्म कराती चलूंगी कि हाँ भाई, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको किस तरह से इसमें चीज़ों को कंडक्ट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम या फिर बिल्कुल भी परेशान ना हो, ईजिली इसे ध्यान से बिल्कुल देखें और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, इससे प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्टली आप देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन। आपका जो पेपर है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वो आपको 4 अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट किया गया है। पहला जो पार्ट है सेक्शन ए, जिसमें कि 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 करने होंगे। सेक्शन बी 22 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 18 करने होंगे। सेक्शन सी 12 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 10 करने होंगे और एक केस बेस्ड होंगे। अभी जब हम देखेंगे तो इसमें आपको कुछ पैसेज दिए गए होंगे, जरूरी नहीं कि वो आंसर्स आपको पैसेज में ही मिल जाए, आपको अपने चैप्टर्स को जो आपको पढ़ाए गए हैं उसके ब्याह पर भी थोड़ा सा ध्यान देकर उनके आंसर्स को देना पड़ेगा। बट कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर्स आपके सामने हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर पाएंगे। सेक्शन डी कंटेन्स 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो जो क्वेश्चंस है वो मैप बेस्ड है, इजिली है। दो में अगर आप दो भी यहाँ पर मैप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी मैप की, तो वो भी आप देख लें, जिससे कि आपको सभी चीजें याद रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए। बहुत से बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे क्लास में। फर्स्टली तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके पास 5 सर्कल्स आएंगे, उसमें से 4 सर्कल्स आपके क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को फिल करना है जो आपको आंसर लगता हो। उससे ज़्यादा आप उसे कट ना करें या दूसरा सर्कल फिल ना करें, इससे कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप इसे याद रखें। सेकेंड थिंग, ये जो आपका 5th सर्कल है वो इसलिए दिया गया है कि इन फ्यूचर आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं। इन फ्यूचर आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे आंसर आपका गलत फिल हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आप जाकर उस आंसर को उस गोले में लिख दें। ठीक है, आपको लिखना है ABCD, ये नहीं कि आप सर्कल फिल कर दें। अगर आप सर्कल फिल करेंगे तो भी डेफिनेटली टीचर नहीं समझ पाएगा कि भाई किस बिहाफ पर सर्कल फिल हुआ है, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ये मेंटली आप अपना सेटअप बना लें कि हाँ भाई, ये चीज़ इसमें है, हमें ऐसे ऐसे करना है, इसलिए पहले से आप इस चीज़ को समझ कर रखें। एंड देन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए, 24 क्वेश्चन आएंगे, 20 करने हैं। बहुत से बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे कि मैम हम सारे कर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको सारे नहीं करने, जितने आपको क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जितने कंडक्ट करने जरूरी हैं उतने ही करें। फर्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the founder of Young Europe Underground Secret Society in Bern? ठीक है, Who among of following was the founder of Young Europe Underground Secret Society in Bern? ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अच्छा है अगर आप पढ़ के देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका ये क्वेश्चन है, जिसमें फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में एक पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, जिसके भी पर आपको एक पूरा चैप्टर दिखाएंगे। पहले मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और बहुत से इसमें अम्पायर्स। इसमें आपको अगर देखना हो कि मैप इस चैप्टर से भी आ सकता है, तो आप इसका चैप्टर का मैप भी देख सकते हैं। यहाँ पर है यंग यूरोप, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हिंदी में, मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बर्न में भूमिगत गुप्त संगठन यंग यूरोप का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन बर्न में भूमिगत गुप्त संगठन यंग यूरोप का संस्थापक था? तो यहाँ पर इसका आंसर बिना सोचे समझे ध्यान रखना, ग्यूसेप मैज़नी। ठीक है, ग्यूसेप मैज़नी, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, जिसका आंसर है ग्यूसेप मैज़नी। और ग्यूसेप मैज़नी एक नेम है, इसलिए हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ग्यूसेप मैज़नी इसका आंसर है। अगर हिंदी वाले सुन रहे हैं तो इतना ही दिमाग में बैठा लें कि यंग यूरोप
कि जो संस्थापक थे वो ग्यूसेप मैज़नी थे, और अगर इसे आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, याद रहेगा आपको। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 77? आज ही चैप्टर हमने पढ़ा है, क्लास में पूरा किया था, और आपने देखा था 1707 का परिणाम था। तो 1707 का जो परिणाम था भाई वो क्या था? वो था आपका यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के राज्यों का एकीकरण। जो क्वेश्चन आपको अगर हिंदी में थोड़ा सा समझना है, वैसे तो बिल्कुल प्रॉपर समझ आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन संघ अधिनियम 1707 का परिणाम था? निम्नलिखित में से कौन संघ अधिनियम 1707 का परिणाम था? तो यहाँ पे 1707 का आपसे पूछा जा रहा है कि क्या परिणाम था। तो यहाँ पर एक एक्ट था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट हुआ था, और ये जो एक्ट हुआ था वो 1707 में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। तो यहाँ पर इसका गठन कर दिया गया था, जिसमें कौन कौन था? इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड था। यहाँ पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे, ये दो थे। तो यहाँ पर इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के राज्यों का एकीकरण। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ज़ोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्वेश्चन पेपर जरूर पूरा देखें, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको इससे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज़ोल्वेरिन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज़ोल्वेरिन के संबंध में सही कथन की पहचान करें कि एक्चुअल में इसमें बिल्कुल प्रॉपर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो सबसे राइट ऑप्शन, सबसे पहला ए जो है, It was a coalition of Persian state formed to manage political alliance. ये राजनीतिक गठबंधनों के प्रबंध के लिए गठित प्रशिया के राज्यों का गठबंधन था। तो ज़ोल्वेरिन की बात की जा रही है कि ये क्या था? गठबंधन था, मतलब कि पॉलिटिकल अलायंस था एक। बी आपका ऑप्शन है, इट्स एम वाज टू बाइंड द पर्शिया पॉलिटिकली इनटू एन एसोसिएशन। इसका उद्देश्य प्रशिया को राजनीतिक रूप से एक संघ का बांधना था। तो इसका उद्देश्य था कि जो प्रशिया था वो बिल्कुल एक एसोसिएशन के रूप में आपके सामने आए। सी ऑप्शन, इट वाज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। यह प्रशिया के पहल पर एक सीमा शुल्क संघ था। जो ज़ोल्वेरिन था ये बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है, ये प्रशिया की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ था। तो अगर आप ज़ोल्वेरिन के बारे में ध्यान रखेंगे, ये कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया था। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन द 3 वॉर्स विद पर्शिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अलग से बिल्कुल बोर्ड पे लिखकर मैंने हाईलाइट किया था आपको कि देखो इसमें आपको डेनमार्क याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश प्रशिया के साथ 3 युद्धों में शामिल थे जो कि जर्मनी की जीत एवं एकीकरण के साथ समाप्त हुआ? जो कि जर्मनी की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम लोगों ने पढ़ा था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हमने पढ़ा था तो इसमें हमने एक्चुअल में ये 3 वॉर्स के बारे में देखा था कि वहां पर ये चीज हुई थी, एकीकरण हुआ था। तो वो उसमें जो एकीकरण हुआ था उसमें आपकी जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। तो आप यहाँ पे कंट्रीज के नाम देख सकते हैं। कंट्रीज के नाम क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ये 3 जो है नाम, इनके साथ एक्चुअल में 7 साल के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन थी। और इसके बाद जो प्रशा के राजा थे वो विलियम प्रथम बन गए थे। और इसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैसे ही एक नाम बताया था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। जो मेन पर्सन थे वो कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सबको आना चाहिए। उस विचारधारा की पहचान करें जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में लोगों ने बाजार की स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं भाई, किसकी मांग कर रहे हैं? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के लिए मैंने बोला था कि इसका सिनोनिम क्या होता है? लिबरल। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, लिबरलिज्म, उदारवादी। क्या आंसर होगा? उदारवादी।
मतलब यहाँ पे उस विचारधारा की पहचान करें जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में, ठीक है, उस विचारधारा की पहचान करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विचारधारा की पहचान करें जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में लोगों ने बाजार की स्वतंत्रता की मांग की थी। और बाजार की स्वतंत्रता की मांग उदारवाद में हुई थी। किसमें हुई थी? उदारवाद में। तो आपको ध्यान रखना है, उदारवाद, बाजार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मार्केट, लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फसलों और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में सही सम्मिलित युग्म चुनने हैं। जो मतलब फसल है, एक्चुअल में किस तरह से इनका जो उत्पादन था वो हुआ था, वो आपको प्रॉपर यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी बिल्कुल ठीक है, कॉफी कर्नाटका। जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, कॉफी कर्नाटका। ये तो हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपका जो आंसर है वो क्या है? कॉफी कर्नाटका, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, the piece of land left uncultivated for the past 1 to 5th agricultural year is called dash. The piece of land left uncultivated for the past 1st to 5th agricultural year is called dash. क्वेश्चन हिंदी में, पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों में, पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों से बिना खेती के जोड़े गए भूमि के टुकड़े को कहा जाता है। ठीक है, बिना खेती के किए गए जोड़े गए भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूमि के टुकड़े को, मतलब जैसे हमने छोड़ दिया हो, तो वो जो भूमि कहलाती है वो कहलाती है फेलो लैंड। क्या कहलाएगी? फेलो लैंड। फेलो लैंड का मतलब पति भूमि। फेलो लैंड का मतलब क्या होगा? पति भूमि। तो यहाँ पर पति भूमि आपको याद रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, और इसे फेलो लैंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फेलो लैंड। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं। 8th क्वेश्चन है, which one of the following conferences was convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992? जिसको आंसर आता हो वो मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दिया करे। जिसको भी आता हो बहुत जल्दी जल्दी किया करे, क्योंकि आंसर्स बहुत सारे बच्चों को आते होंगे। इतना तो सबको अब पता चल गया है, एसएसटी में इतना टाइम से हम 3-4 दिन से इसी को रेगुलरली हम कर रहे हैं, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए भाई। सब लोग जाकर कमेंट बॉक्स में इजीली आंसर देंगे। हिंदी में है, 1992 में वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? याद करो, सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट। मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसमें 21 एजेंडा लिया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, मतलब कि सतत पोषणीय विकास। आज का भी ध्यान रखो, आने वाली पीढ़ी की भी जरूरतों का ध्यान रखो, और पॉल्यूशन को भी क्रिएट मत होने दो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज लैंड under a variety of relief features. Which of the following features ensure perennial flow of some rivers provide facilities for tourism and ecological aspects? हिंदी में, भारत के पास विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त भूमि है। इस क्वेश्चन पेपर को देख कर ना आपको इजीली ये आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। भारत के पास विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कुछ नदियों का 12मासी प्रवाह पर्यटन और पारिस्थितिक पहलुओं के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? भारत के पास विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कुछ नदियों का 12मासी प्रवाह पर्यटन और पारिस्थितिक पहलुओं के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? अब बताओ, 12मासी प्रवाह एक वर्ड ध्यान से देख लो। पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर किसकी वजह से होता है? माउंटेन की वजह से, क्योंकि पानी किससे आता है? माउंटेन से आता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, जिसका मतलब है पर्वत। इसका मतलब क्या है? पर्वत। हिंदी वाले फिर भी देख ले, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह, और माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पर्वत, जो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following human activities has contributed significantly in land degradation? Question number 10,
देख लिया होगा सबने ध्यान से। निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों में से किस एक ने भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? भूमि निम्नीकरण में, जहाँ पे उपजाऊपन कम हो जाता है हमारी फसलों वगैरह में, उसी को भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। और इसके लिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा भाई? कौन सी एक्टिविटी रीजन है? तो वो रीजन डेफिनेटली है क्योंकि हम प्लांट्स काट रहे हैं, तो यही तो रीजन है। इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि वनों की कटाई। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन सबको आता है बहुत अच्छे से, बिल्कुल अपने अपने आंसर आप लोग देते जाए कमेंट बॉक्स में, और जितना ज़्यादा करते जाएंगे ना, जैसे ही आपने खोल रखी है तुरंत ही कमेंट करें आंसर, आपको भी ये फील होगा कि हाँ भाई हमें पूरी एसएसटी आ चुकी है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा पेपर करेंगे, सभी को काफ़ी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। श्रीलंका की बेवकूफ़ी, बांग्लादेश की समझदारी, ये दो वर्ड जरूर याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया? बहुसंख्यकवाद मतलब ज़्यादा लोगों को मेजॉरिटी दी कि भाई जो ज़्यादा लोग हैं सारी फैसिलिटीज़ हम उन्हें देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी तरीके का फंक्शन हो, वो सिर्फ वो जो ज़्यादा लोग हैं वो करेंगे, जो कि सिंगला थे। स से सिंगला, स से श्रीलंका, इसलिए आपका आंसर क्या है? सी। आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विकल्पों में सत्ता के बंटवारे के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान कीजिए। मतलब सत्ता का बंटवारे का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? तो सत्ता के बंटवारे का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो कौन सा है? बताइए, ए है, बी है, सी है या डी है? ए जो है आपका रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। एक्चुअल में यही आपका आंसर है, सामाजिक आर्थिक संघर्षों को वो क्या करता है? कम करता है। संघर्ष नहीं होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए जो आपका प्रॉपर आंसर है वो क्या है? रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, हिंदी में कहा जाएगा सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। 13, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा, मैं यहाँ पे पहले हिंदी में बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। बेल्जियम ने तीसरे प्रकार की सरकार भी है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस तीसरे प्रकार की सरकार को पहचानिए? आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। वर्ड टू वर्ड आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो थर्ड तरह की पार्टी है बेल्जियम में, जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। इसलिए आपका इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी, डी, ए, बी ये सब मत देखना, ऑप्शन सुनना मेरे, जो मैं आंसर बोल रही हूँ। क्वेश्चन को सुनो, आंसर को सुनो। सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये आपका प्रॉपर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इजी है, बार बार क्लास में बताया गया है, सबको तुरंत ही कमेंट बॉक्स में देखते ही आंसर दे देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन अर्थात साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। दे दिया सबने अपने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर, इतनी देर में तो दे दिया होगा, सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। ठीक है, आंसर क्या है? यूएसए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, why is the power shared amongst different organ of government called as horizontal distribution of power? Identify the correct reason. बिल्कुल आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक कर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले चाहें तो बार बार मेरी आवाज़ को रिपीट करके आप क्वेश्चन सुन सकते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं उनके बीच शक्ति के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्यों कहा जाता है? सही कारण की पहचान करें। ठीक है, तो इन्हें क्षैतिज विभाजन क्यों कहा जाता है, उसका सही कारण क्या है? तो एक्चुअल में उसका सही कारण होता है, यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है। ये चाहता है कि गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सब क्या रहें? एक ही लेवल पर रहें। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू बी
प्लेस्ड एट द सेम लेवल, यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है। जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उन्हें एक ही स्तर पर रखेगा। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर भी आप मेरे आंसर देने से पहले दे देंगे। इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द all those subject which are include in the, हिंदी में क्वेश्चन समझ लो, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, तुरंत आंसर दे देना उसके बाद। भारत की संघीय व्यवस्था में जो फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को किस सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है? दोनों को किस सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है? दोनों को, ठीक है, दोनों को। आपका ए पार्ट है यूनियन लिस्ट, मतलब कि संघ सूची, जिसमें सिर्फ सेंट्रल बनाएगी। बी पार्ट है स्टेट लिस्ट, मतलब कि राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य बनाएगी, स्टेट बनाएगी। सी पार्ट है समवर्ती सूची, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट, सोचो क्या है। डी पार्ट है आपका रेजिडुअरी सब्जेक्ट, मतलब कि अवशिष्ट विषय, जो पहले जरूरी नहीं थे, फिर उन्होंने कहा था कि आज नहीं हो सकता है, आगे वो आ जाए, तो उसमें डाल दिए जाएंगे, जिसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं, दोनों मिलकर किसी भी तरीके की पावर रखते हैं, और वहां पर जो भी सूची बनानी होती है, जो भी निर्णय लेना होता है, वो क्या करते हैं, दोनों के पास शक्ति होती है कानून बनाने की। उसे कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कि समवर्ती सूची। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state of India enjoys special power under article 371A of the Constitution of India? पढ़ लो एक बार ध्यान से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है? इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, नागालैंड। इसे याद कर लेना, 371 के तहत विशेष शक्तियां जिसे प्राप्त है वो किसे प्राप्त है? नागालैंड। तो इसका नागालैंड आपका बिल्कुल प्रॉपर आंसर है, बिल्कुल राइट है, इसे आप याद रखेंगे। और स्पेशल क्यों कहा गया है, अभी तो चलो एग्जाम है, फिर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी कि ये क्यों है, एक्चुअल में क्या रीजन है। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? देखते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए, हिंदी में सुन लें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधि का उदाहरण है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बैंकिंग फर्स्ट, सेकंड आउटसोर्सिंग, सी फार्मिंग मतलब कि कृषि, और डी बैंकिंग। बैंकिंग भी पता ही है सबको। तो यहाँ पर आपके आगे ऑप्शन आ चुके हैं। ऑप्शन आने के बाद आपको समझ जाना ही चाहिए कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो फार्मिंग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब कि कृषि बिल्कुल ठीक है। जो आपका आंसर है वो क्या है? कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स the proportion of literate population in the 7 and above age group? इस ऑप्शन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की आबादी में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? लिटरेसी रेट। क्या आंसर है? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो मापता है वो क्या मापता है? लिटरेसी रेट। भाई साक्षरता नाप रहा है, जो रेट पता कर रहा है कि एक्चुअल में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे यहाँ पढ़े लिखे की तो मैंने आपको बताई थी 74% इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, और उसे जो नापता है वो लिटरेसी रेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम? Which one of the following is the correct meaning of average income? भाई एवरेज इनकम, औसत आय का करेक्ट जो मतलब है, जो सही मतलब है औसत आय का, वो क्या है? तो औसत आय का जो मतलब होता है इसका जो हो जाएगा द टोटल इनकम, इसका जो आंसर होगा वो होगा द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम जो निकाली जाएगी, टोटल इनकम आपकी कंट्री की देखनी है और जो डिवाइड कर देना है वो टोटल पॉपुलेशन से कर देना है। मतलब कि देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश की कुल आय ले लेनी है और उसकी कुल जनसंख्या से क्या कर देना है? भाग, और आपकी औसत आय आ जाएगी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सबसे ज्यादा अच्छे से एसडीआई को कौन डिस्क्राइब करता है? यहाँ पर मानव विकास सूचकांक का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसका भी ऑप्शन आपका बी है, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम।
अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार किया जाए तो ये सबसे अच्छा वर्णन है मानव विकास सूचकांक का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries, which of the following an essence of this statement? पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्र या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन का सार है? ठीक है, सार है मतलब कि एसेंस है, जो स्टेटमेंट है आपको प्रॉपर्ली एसेंशियल है उसके लिए। तो यहाँ पर पर्यावरण क्षरण के परिणाम, पर्यावरण खत्म हो रहा है, पर समस्या आ रही है, राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। तो यहाँ पर आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि सतत विकास। जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सतत विकास। पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्र या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो आपको इस कथन का सार है वो सतत विकास है। वो जो है वो क्या है? सतत विकास है, उसी के लिए तो लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर? एक पढ़ा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा पढ़ा है मैंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दो सेक्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, तो दो सेक्टर्स में यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल सही है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाला इंजीनियर, उसे प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है, हर तरह की बेनिफिट्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब नहीं है। डेली वेजेस जो वर्कर है वो नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्ट्रैक्टर उसे हटा देगा जब उसका मन करेगा, या कॉन्ट्रैक्टर वो आप प्रॉपर काम नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं देगा, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बहुत से बच्चों से मनरेगा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, अगर वो देख रहे हैं तो प्रॉपरली याद कर लें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 states a guarantee of minimum 100 days of employment per year if government is unable to fulfill these 100 days of an employment, the government would have to यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पर डैश छोड़ दिया गया है और आपको बताना है कि वो क्या करता है। तो जो मनरेगा होता है उसके अंतर्गत 15 दिन के अंदर या तो आपको रोजगार मिल जाएगा या 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो उसके बदले में आपको उनके द्वारा क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पे द कंपनसेशन इन लीव ऑफ दीज डेज, इन दिनों के बदले मुआवजे का भुगतान करें। इन दिनों के बदले मुआवजे का क्या करें? भुगतान। वो 100 दिनों का रोजगार देने में असमर्थ रही है आपको, और जब वो 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई तो इसका मतलब 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता देगी, डेफिनेटली सी बात है। तो वो आपको क्या देगी? 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, 24 क्वेश्चन ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वहां पर आपको करने हैं कितने? 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 22। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने इमेज है। फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द Romantic era and revolutions of 1848. Identify its name from among the following options. निम्नलिखित छवि जर्मनी की पहचान है जो आमतौर पर रोमांटिक युग और 1848 की क्रांतियों से जुड़ी है। निम्नलिखित में से इसकी पहचान करें। तो निम्नलिखित में से आपको इसकी क्या करनी है? पहचान करनी है। और निम्नलिखित में से ये ध्यान रखना है, इसका जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही है, जर्मेनिया। ठीक है, जो इसका ऑप्शन है वो क्या है? जर्मेनिया है। यहाँ पर आपको इस स्टैचू को देखते याद रखना है जर्मेनिया, जो आंसर आ जाएगा वो जर्मेनिया होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला आपको नहीं करना है। 26 क्वेश्चन, बाल्कन प्रदेश बताए थे जाते जाते आज चैप्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म? इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही हैं किस चीज को लेकर? बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में। पहला, the Balkans region become part of the conflict because of the Ottoman Empire. ऑटोमन साम्राज्य के कारण बाल्कन क्षेत्र संघर्ष का हिस्सा बन गया। बिल्कुल सही बात है।
ऑटोमन एम्पायर के कारण ही बाल्कन जो क्षेत्र था वो संघर्ष का क्या बना था, हिस्सा बना था। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। सेकेंड, द रीजन कंप्राइज्ड ऑफ एथनिक ग्रुप इंक्लूडेड ग्रीक, सर्ब्स, मॉन्टेग्रो एटसेट्रा। इस क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूह शामिल थे जिसमें कि ग्रीक भी था, सर्ब भी था और मॉन्टेग्रो भी था, ये आदि इसके ज्यादा भी थे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल थे, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे ग्रुप थे, बहुत सारे जातीय समूह थे, तो दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन, ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू स्टैब्लिश देयर आइडेंटिफाई। ब्रिटिश और विभिन्न एथनिक राष्ट्रीयताओं ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड सेकंड जो था वो राष्ट्रीय, यहाँ पर बाल्कन राष्ट्रवाद मतलब कि बाल्कन नेशनलिज्म के लिए बिल्कुल ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। 27, व्हाई डिड द वीवर्स इन सिलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845? आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें चीज में जो आपके उसमें नाम दिया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाम कर बात कर रहा है सिलेशिया की। सिलेशिया के जो एक बुनकर थे उन्होंने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था और ये चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में दिया गया है। एटलीस्ट 18,000 की आबादी वाले जो लोग थे वो व्यवसाय करते थे, सबसे बड़ा किस चीज का करते थे, सूती कपड़े का। और वहाँ के जो श्रमिक थे उनकी हालात बहुत ज़्यादा कैसे हो गए थे, खराब हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर 1845 में ये हुआ था, सिलेशिया का जो रिवॉल्ट था वो हुआ था। हिंदी में देख लें आप लोग, जो इस क्वेश्चन को हिंदी में हम देखेंगे। सिलेशिया में बुनकरों ने 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? निम्नलिखित विकल्पों में से आप लोग ध्यान दें कि उन्होंने क्यों किया होगा। डेफिनेटली ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उनका जो पैसे थे वो वापस, जो ड्यू बचे हुए थे वो नहीं दिए थे, जैसे कि अभी मैंने बताया था सिलेशिया में हुआ था। और एक पत्रकार थे विलियम वॉल्फ, जिन्होंने इस गांव की घटनाओं को एक तरह से बयान देते हुए दिखाया था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठेकेदार ने उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था, इसीलिए सिलेशिया के जो बुनकर थे वो उनके खिलाफ आ गए थे, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ वो काम कर रहे थे, ठीक है, लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द मेजर एक्सेप्ट्स that helped in the formation of a nation state in Britain। हमने यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ा था। उस प्रमुख पहलू की पहचान करें जिसने ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में मदद की। तो किसने की थी राष्ट्र राज्य के निर्माण में मदद? इसके लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता हथिया ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर रक्तहीन क्रांति के माध्यम से इन्होंने राजशाही से जो सत्ता है वो क्या कर ली है, हथिया ली है। ठीक है, इन्होंने क्या की है, हथिया ली है। तो यहाँ पर ये भी हमने देखा था 1801 में आयरलैंड जो था वो उन्होंने जबरदस्ती करवाया था अपने कंट्रोल में। अलग अलग हमने नेमिंग करी थी कि हाँ भाई कौन कौन था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि अलग अलग नाम थे, स्कॉटलैंड भी था और इंग्लैंड भी था, तो ये सभी के सभी नाम थे और इन सब ने क्या की थी, सत्या जबरदस्ती जो था वो दमन किया था। और दमन करने के बाद वहाँ पर जो बोलने, उनकी जो भाषा थी, जो राष्ट्रीय पोशाक थी, वो सब मना कर रहे थे कि भाई हम इनका नहीं यूज करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने किया था। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ठीक है, संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही में सत्ता हथिया ली। द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको इस ये जो 3 पॉइंट आपको दिए हैं उससे आपको बताना है कि भाई कौन सी वाली मिट्टी है, कौन सी वाली। तो यहाँ पर सबसे पहला, डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कौन सी मिट्टी, सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं। इज लो इन ह्यूमस कंटेन, इसमें जो ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी, नमी। नेक्स्ट है फाउंड इन हिली एरियाज कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ये कर्नाटक में पाई जाती है, केरला में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है। और ये वाली मिट्टी होती है लेटेराइट। कौन सी होती है, लेटेराइट, इसलिए इसका आंसर है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मृदा। याद कर लेना तीनों पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पुट टाइडल एनर्जी इन? ज्वारीय ऊर्जा को हम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में संसाधनों में रख सकते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी को हम किस में रख सकते हैं भाई? इसे बार बार बनाया जा सकता है, जिसे बनाया जा सकता है उसे किस में रखा जाता है? जल्दी बताओ। नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए इसका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक है? आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सत्ता के बंटवारे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। तो नीचे जो आपको कोड दे रखे हैं उनको देखें और उसके यहाँ पर आप लोग क्या करें? आंसर चूज कर लें। पहला, इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। तो ये किसके लिए अच्छा होता है? लोकतंत्र के लिए। सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। पावर शेयरिंग तो बिल्कुल अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, तो इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड, यह विभिन्न समूहों में सामंजस्य बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इट क्रिएट हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप, ये सभी जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनमें सामंजस्य बनाकर रखता है। थर्ड जो है आपका, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, बिल्कुल सही। यह इसमें शासन में पारदर्शिता आती है, आपको सब पता होता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी बनी है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यह पार्टियों के बीच सामाजिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाता है। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमॉन्ग पार्टीज, ये पार्टियों के बीच सामाजिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाता है। भाई पावर शेयरिंग तो बाद में होती है, पावर तो सिर्फ उनमें बांटी जाती है ना जो जीत चुके होते हैं, और जो जीत चुके होते हैं उनमें कंपटीशन कैसा? कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आपका इसका जो आंसर है वो ए आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो कि बिल्कुल क्या है? ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन अ फेडरल नेशन? हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन अ फेडरल नेशन? क्वेश्चन, एक संघीय राष्ट्र में न्यायपालिका एक एम्पायर के रूप में कैसे कार्य करती है? एक संघीय राष्ट्र में न्यायपालिका एक एम्पायर के रूप में कैसे कार्य करती है? ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कार्य करती है ये चीज आपसे पूछी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्य करती है वो एक्चुअल में जो करती है वो करती है कोर्ट यूज द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का प्रयोग करती है। न्यायपालिका जो भी काम करेगी वो संविधान के बिहाफ पर करेगी, इसलिए सब लोग ओथ लेते हैं और कहते हैं कि हम जो भी करेंगे वो संविधान के बिहाफ पर करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हाथ में पावर होती है। किस चीज की पावर होती है भाई? किस चीज की पावर होती है? वो बताती है, वो व्याख्या करती है, उसके पास शक्ति होती है कि वो व्याख्या कर सके संविधान की। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, अब आए हैं आपके असरेशन और रीजन के क्वेश्चन। सबको याद ही होगा, ए और आर बिल्कुल ठीक, और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ए और आर बिल्कुल ठीक बट आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, दूसरा पॉइंट। सी जो है आपका, ए बिल्कुल ठीक है, आर बिल्कुल गलत है। डी पॉइंट, ए बिल्कुल गलत है और आर बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला असरेशन, श्रीलंका अडॉप्टेड सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। श्रीलंका ने सिंगली को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, बिल्कुल सही बात है, यह ऐसे ही किया था उन्होंने कि हाँ अपनाया था। रीजन, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजियन। श्रीलंका की सरकार उनकी संस्कृति, भाषा और धर्म को बढ़ावा देना चाहती है, और वहाँ की जो सरकार है वो किसको बढ़ाना देना चाहती है? सिंगली को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें परसेंटेज में है। 70+ जो परसेंटेज है वो कौन है? सिंगला है। तमिल तो बहुत कम थे, है ना, तो यहाँ पे तमिल जो थे वो काफी ज्यादा कम थे, इसलिए उन्हें बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए आर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है ए को, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन 34। यहाँ पर 34 में हम लोग पहले से ही मिलान कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैचिंग आपको करनी है। मैचिंग करनी है आपको, सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी कौन से में आएगा? पहले तो नहीं था, अब है, इसलिए इसे फोर्थ में डाला जाएगा। रिड्यूस्ड सब्जेक्ट मतलब कि अवशिष्ट विषय, किस में डाला जाएगा? अवशिष्ट विषय में, याद रखेंगे आप। सेकेंड पॉइंट है आपका पुलिस। पुलिस किस में आती है? राज्य सूची बताई थी मैंने, तो किस में आ जाएगी? स्टेट लिस्ट। पुलिस जो आएगी वो किस में आएगी? स्टेट लिस्ट।
एजुकेशन दोनों का काम है, दोनों का काम है तो दोनों का काम किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि समवर्ती सूची पहले वाले में जाएगा। डिफेंस, डिफेंस जो काम होता है रक्षा करना, सिर्फ काम किसका होता है, यूनियन का मतलब कि संघ का, इसलिए सेकंड पॉइंट में जाएगा डिफेंस। इस बिहाफ से आपका आंसर हो जाता है ए बिल्कुल ठीक। हिंदी में मैंने सारे पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अनीता इज अपीयरिंग इज एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ। अनीता जो है एक एग्जाम में बैठना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के बिहाफ पर, वो एक सेंट्रल का एग्जाम देना चाहती हैं, शामिल होना चाहती हैं। उसके बिहाफ पर 8वीं अनुसूची के बिहाफ पर वो कितनी भाषाओं में से अपनी कोई एक भाषा चूज कर सकती है जो उनका मन करे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22, इसलिए इसके सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। याद रखना है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसमें से अनीता कोई भी एक चूज कर सकती है और एग्जाम दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है, इसमें अलग अलग आपको 3 पॉइंट दिए हैं। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी सत्ता की साझेदारी की जाती है वो की जाती है केंद्र राज्य स्थानीय सरकार में बंटवारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, डेफिनेटली इसे 3 स्तर की सरकार कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम, राज्य सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति और राजस्व स्थानीय सरकारों के साथ साझा करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल से जो शक्तियां हैं वो अलग अलग, सेंट्रल से दे दी जा रही है स्टेट में, स्टेट से दे दी जा रही है लोकल में, और जब सेंट्रल से शक्तियां बिखर जाती हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकरण। बिल्कुल सही है विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी को क्या कहेंगे हम, विकेंद्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, कौन कौन से स्टेटमेंट ये प्रूव कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साबित करता है कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य, जो भारत है वो एक अर्ध संघीय राज्य है। नंबर 1, मोर पावर विद सेंटर, केंद्र के पास अधिक अधिकार। नंबर 2, रिड्यूसरी सब्जेक्ट विद सेंटर, केंद्र के पास अवशिष्ट विषय। नंबर 3, इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट, दोनों के पास बिल्कुल बराबर बराबर है, केंद्र और राज्य के पास समान विषय। नंबर 4, करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर, केंद्र के पास मुद्रा और रेलवे है। इस बिहाफ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी जाती है। सेकंड पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, केंद्र के पास अवशिष्ट सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें वो अपनी चीज़ें डाल सकता है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इक्वल सब्जेक्ट तो सेंटर स्टेट को दिए नहीं गए हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, करेंसी एंड रेलवेज, जो कि सेंट्रल के हाथ में है, आरबीआई चलाती है, आपकी बनाती है, करेंसी छापती है और चलाती है, और रेलवेज तो सेंट्रल संभालती है। और इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल इसका क्या है, राइट है। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघवाद के सिद्धांत के बारे में सही कथनों की पहचान करें। संघवाद के सिद्धांत के बारे में सही कथनों की क्या करें, पहचान करें। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। बिल्कुल सही है कि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, पावर शेयर की गई है हमारे यहाँ। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पावर को शेयर कर देते हैं। बिल्कुल फर्स्ट और सेकेंड तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बहुत आसान है पावर शेयरिंग, सत्ता का जो बंटवारा है उसमें बदलाव लाना बिल्कुल आसान नहीं है, गलत है बिल्कुल। द पार्लियामेंट कैन ओन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, संसद अपने आप इसमें बदलाव कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है संसद बदलाव, जब तक वोट नहीं होंगे, जब तक सभी लोग नहीं चाहेंगे तब तक बदलाव भी नहीं होगा। इसलिए इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ठीक है, बाकी सब क्या है इसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो। आपको असर्शन और रीजन दे रखा है, ऑप्शन मैंने अभी आपको जस्ट बता दिए थे, इसलिए हम देख रहे हैं असर्शन और रीजन। ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री। मानव विकास सूचकांक बताता है कि किसी देश में सामाजिक आर्थिक विकास कितना हुआ है। ठीक है, किसी देश में सामाजिक आर्थिक विकास कितना हुआ है। रीजन आपका जो है बताता है, बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट तो बताएगा ही कि कितना विकास हुआ है। तो पहले तो आपका असर्शन ठीक है, ट्रू है। रीजन कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना में मानव विकास की सही व्याख्या करती है, बिल्कुल नहीं करती। अभी तो हमने देखा था तीन चीजें थी, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही की बात की जा रही है, इसका मतलब रीजन आपका गलत है, इसलिए आपका एक ही पॉइंट सही है, सी। ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। ए आपका सत्य है बट आर आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये चीजें दी गई हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देना है कि कौन सा सही मिलान है और कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सबसे पहले सही मिलान के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा सही मिलान होगा। इसमें आप देख सकते हैं कोरियर के आगे लिखा है टर्सरी सेक्टर, मतलब कि यहाँ पर इसे कहा जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर। तो कोरियर तो सर्विस है, पहला मिलान तो बिल्कुल ठीक है, आंसर तो आपका पहले ही ठीक है। फिशरमैन सेकेंडरी, फिशरमैन सेकेंडरी तो नहीं है, मछली पालन है और कहा था नेचर से होगा तो आपका प्राइमरी होगा, भी गलत है। कारपेंटर प्राइमरी, बिल्कुल नहीं, ये तो सर्विस ही दे रहा है कारपेंटर भी। ट्रांसपोर्टर सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टर भी बिल्कुल नहीं है सेकेंडरी, टर्सरी होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, ठीक है, बाकी के गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टेबल दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 41। रीड द फॉलोइंग डाटा and information carefully and select the most appropriate answer from the given option। ये आपके सामने डाटा दे रखा है, आपके सामने तीन कंट्रीज हैं और यहाँ पर मंथली इनकम दे रखी है ये रुपीज़ में। 2007 की फर्स्ट सेकेंड मंथली इनकम दे रखी है, पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, चौथे महीने की और पाँचवें महीने की। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़े और जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर दें। सबसे उपयुक्त, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त उत्तर की आपसे डिमांड की जा रही है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, रीता इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। रीता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक एम्प्लॉय है, जहाँ पर वो क्या करती है, काम करती है, कर्मचारी है। हु गेट ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर 3 ईयर ऑफ सर्विस, और उसे क्या मिलता रहता है, हर 3 साल में उसका ट्रांसफर हो जाता है, अलग अलग देशों में होता रहता है। शी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन आउट ऑफ द 3 कंट्रीज। ऊपर जो आपको 3 कंट्रीज दे रखी है उनमें से इन्हें एक चुननी है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। इन द टेबल, जो आपको टेबल दी गई है, शी कैलकुलेट एवरेज इनकम, ये एवरेज इनकम निकालेंगी जो मतलब औसत आय है ऑल दिस कंट्रीज, और उसके बाद उनमें से एक चुनेंगी। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी चुनेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो चुनी है, रीता ने जो चुना वो ए ऑप्शन चुना, देश ए, कंट्री ए, वो इन्होंने चुन लिया। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर विच रीता हैज चूजन कंट्री ए, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ए को क्यों चुना, यहाँ पर आपको ये रीजन देना है। ए रीजन में आप देख सकते हैं सैलरी बिल्कुल स्टेबल है, मतलब ज़्यादा जो है घट या बढ़ नहीं रही है, एक्यूरेट चल रही है। बाकी में देखें बी में 500 500 500 बढ़ ही नहीं रही है, स्टेबल हो चुकी है। और फिर जो है आपकी क्या हो गई, अचानक से इतनी बढ़ गई, फिर उसके बाद फिर से कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए इन्होंने बी और सी को नहीं चुना, इन्होंने किसको चुना है, ए को चुना है। तो यहाँ पर रीज़न आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन आर रिच एंड स्टेबल। तो पहला तो हो गया इसके अधिकांश नागरिक अमीर और उनकी आय क्या स्थिर है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो कि अधिकांश आदमी अमीर हैं, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि नागरिक अमीर है या नहीं, ये तो एवरेज इनकम है। बी आय का सबसे समान वितरण है, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का सबसे क्या है, समान वितरण। तो आपका बी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विजय इज अंडर नरिश्ड एज हिज वेट इज 45 किलोग्राम and his height is 1.78 meter. Find out his body mass index from the following option। विजय जो है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विजय कुपोषित है क्योंकि उसका वजन 45 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 1.78 मीटर है। निम्नलिखित विकल्पों में से उसका बॉडी मास इंडेक्स पता करें। इसके लिए आप इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट के पेज पर जाएंगे, वहाँ पर सबके हाइट के हिसाब से चीज़ें दी हुई हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ 14.7, ठीक है, जो आंसर है वो क्या है, 14.7। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा ठीक।
नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ वुमन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। एक जो लेडीज है वो गांव में एक कन्फेक्शनर मतलब हलवाई की दुकान पे काम करती है, मिठाई की दुकान पे काम करती है बेसिस एंड गेट मच सैलरी आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे। जब वो पूरे दिन भर काम करती है उसके बाद भी उसे कम वेतन मिलता है। शी डजेंट गेट एनी हॉलीडे, वो छुट्टी नहीं कर सकती, और पेड लीव। ठीक है, उसके साथ साथ उसे ना तो कोई छुट्टी मिलेगी ना सवेतन छुट्टी नहीं मिलती, मतलब कि ये भी नहीं कि उसे छुट्टी मिले और सैलरी मिल जाएगी, वो भी नहीं। रादर हर एम्प्लॉय डिडक्ट हर सैलरी वेन एवर शी इज अब्सेंट फ्रॉम वर्क। अगर वो किसी दिन छुट्टी पर रहती है तो उसकी जो अनुपस्थिति होती है, जो उसकी सैलरी होती है, उसमें से वो पैसे काट लिए जाते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शी इज वर्किंग। कौन से सेक्टर में काम करती है? भाई सभी को पता चल गया होगा आंसर। परेशानी आ रही है? प्राइवेट जॉब है, मतलब कि असंगठित, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18 डाटा, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है वॉज। 2017 और 18 के डाटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, भारत में रोजगार विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी में निम्न प्रकार से था। पहला है प्राइमरी 44 मतलब कि प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी 25 मतलब कि द्वितीयक, तीसरा है टेरिसरी 31 मतलब कि सर्विस सेक्टर। आउट ऑफ थ्री सेक्टर्स वाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई। सबसे पहले वाले में ज़्यादा क्यों है? सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग क्यों काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेशियो क्यों है, उसका रीज़न आपको इसमें देना है। तो उसका जो रीज़न है आपका वो क्या है? वर्कर इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक अल्पकालिक रोजगार में है। अल्पकालिक क्या है? रोजगार, मतलब कम समय के लिए रोजगार में आ जाता है, काम मिल जाता है, इसलिए उसे लगता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में लोग क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा डिस्टिंग्यूश्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है। टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असरेशन एंड रीजन। यहाँ पर आपको असरेशन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, हम सिर्फ दोनों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है क्रूड ऑयल रिजर्व इन द एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेक्टिंग, वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट। पूरी दुनिया में कच्चे तेल का भंडार कम हो रहा है, इसके लिए स्थायी विकल्प खोजने की जरूरत है। भाई सही बात है, कम हो रहा है, हमें सोचना चाहिए कुछ और, इसके लिए कोई और परमानेंटली ऐसा पॉइंट हो जो हम सोच लें। रीजन, ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और जो आपका तेल है और जो आपका पेट्रोल है उसके दिन पे दिन कीमत बढ़ती जा रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत कीमत बढ़ रही है। लेकिन रीजन आपके असरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और या फिर रीजन भी नहीं है कि खत्म क्यों हो रहा है, कीमत बढ़ रही है इसलिए खत्म थोड़ी हो रहा है, वो तो रीजन ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ए और बी ठीक तो है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए को यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क्स। एक आदमी खाद्य प्रसंस्करण फार्म में कार्यरत है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में कार्यरत है, जहां उसे बहुत अधिक शारीरिक कार्य करना पड़ता है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जो है काम लेना पड़ता है। यहाँ तक कि हिज वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हेल्प इन हिज वर्क ऑन द फार्म एवरी डे। इनकी जो वाइफ है, जो इनकी बेटी हैं, दोनों जने इनकी मदद करती हैं। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस एन एग्जाम्पल। ये कौन सी टाइप की एम्प्लॉयमेंट है, कौन सी टाइप की बेरोजगारी है? तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की टाइप। देखिए सेक्शन सी में आपके जो है पैसेजेस हैं, वो पैसेज आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोक दे रही हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, मैं आपको आंसर बता दूंगी। यहाँ पर भी पैसेज ही है जिसमें एक ग्रिमिश की बात की गई है, जो कि अलग अलग जाकर जो है ट्रेडिशनली चीज़ों को लेकर आएंगे और वॉल्यूम्स लिखेंगे, बहुत सारी बुक्स लिखेंगे। तो उसका रीजंस पूछा जाएगा कि क्यों लिखेंगे, या मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, आप जिससे कि पता रखेंगे कि हाँ भाई क्या आंसर था। फर्स्ट का मैं बता रही हूँ, सेकेंड आप खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है why did Grimm brothers give the tales a readable from without changing their Folix character? Choose the correct option from the following. ग्रीम्स बंधु में ने लोकगीतों का चरित्र बदले बिना उसकी कहानियों को एक पठनीय रूप जिसमें डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है द कलेक्शन enjoyed
वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी, संग्रह का जर्मनी में व्यापक वितरण हुआ, मतलब संग्रह को बहुत ज़्यादा बांटा गया जिससे कि लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, उनके पास रीडेबल हो गई बुक। यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। 48, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीम ब्रदर्स वॉज widespread. Identify the best suitable option despite the same from the following. ग्रीम बंधु ने के साहित्य योगदान का प्रभाव व्यापक था, निम्नलिखित में से इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प की पहचान करें। इसके लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग, जातीयता को बढ़ावा देना। यहाँ पर जातीयता को क्या की दी जाती थी, बढ़ावा दिया जा रहा था। यह आपको केस बेस्ड स्टडी है, आपको ध्यान से रीड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ऑप्शंस इसके आंसर्स मिलेंगे। हिंदी में मैं एक्चुअल में आपको एक काम करूँगी, सेंड कर दूंगी, और यहाँ मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, तो आप लोग आंसर देख लेंगे। जो आपका 49 का जो आंसर है वो ए है, कल्चरलिज्म। 50 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस। एक बार रीड आउट कर लेना ध्यान से। 51 जो है, 51 का जो आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा सी, थ्रो द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशनल्स। फीलिंग्स की तो हमने आज सुबह ही बात की थी कि भाई फीलिंग्स जो है उनमें की जाएंगी कंट्रीब्यूट। 52 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर असरेशन और रीजन बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों को बिल्कुल ठीक किया गया है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका ये पैसेज है, आप नेक्स्ट भी रीड आउट करेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे, एक बार आप लोग मैप देख लेंगे जिससे कि आपको उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रोक कर आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को पढ़ लें, उसके आंसर्स देख लेंगे। अगर आंसर्स की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आप सबको आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मैप। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन। आपको दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। आपको ए दे रखा है, यहाँ पर कौन सा डैम होगा ये पूछा जा रहा है। इस जगह पे जो डैम है वो आपका कौन सा है, भाखड़ा नागल जो टैंक है वो है भाखड़ा नागल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा है, भाखड़ा नागल। नेक्स्ट, ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज अ मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ए ऑप्शन असम में होता है और बी में भर देना आपको, तो बी में भर दिया, हो गया असम। ठीक है, आपका पेपर जो है वो पूरा हो गया है। इस पेपर को पूरा कर लें ध्यान से, और इसे एक या दो बार देखें जिससे कि आंसर्स आपको बिल्कुल पता चल जाए। इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न मिल जाएगा पेपर कैसे सॉल्व करना है, और हो सकता है अगर इससे लेट करते हुए आ गए तो बहुत ईजिली आप लोग कर पाएंगे। और पूरा ध्यान से पढ़ लें। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आती हैं। अच्छे से रीड आउट पेपर को करें और अच्छे से आप पेपर कर कर आएँ। मेरे पास थोड़ी सी टाइम लिमिट थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने लास्ट के पैसेज छोड़े हैं, स्किप करें, अदरवाइज मैं प्रॉपर आपको पढ़कर ही कराती। तो अगली जो जब आपका बोर्ड होगा तो उससे पहले मैं आपको ये प्रॉपरली करा दूंगी, बट पूरी वीडियो आप ध्यान से देख लें। उसके साथ साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप खुद भी इसे बार बार देखें। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।